पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? इसी का दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइसिस, ठीक है। ये क्या होता है? एक तरीके का एंडोक्राइनल ग्लैंड है जिसका साइज़ क्या होता है? एक पी के साइज़ का ये होता है और इसका वजन होता है 0.5 ग्राम्स, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। एक तरीके का एंडोक्राइनल ग्लैंड है जिसका साइज़ कितना होता है? एक पी के साइज़ का, और वेट होता है इसका 0.5 ग्राम्स, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि इट इज़ द प्रोट्यूजन ऑफ बॉटम ऑफ हाइपोथैलेमस के बॉटम हाइपोथैलेमस का ही प्रोट्यूजन होता है, माने कि हाइपोथैलेमस ही आगे की ओर बढ़ के ये ग्लैंड बनाता है, ठीक है। इट इज़ अ प्रोट्यूजन ऑफ बॉटम ऑफ हाइपोथैलेमस। उसके अलावा क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे कि हाइपोफाइसिस यानी कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट अपॉन द हाइपोफाइसियल फोसा ऑफ द स्फीनॉइड बोन in the center of the middle cranial fossa and is surrounded by a small cavity called sella turcica, ठीक है। साधारण शब्दों में ध्यान रखें, स्फीनॉइड जो बोन है उसमें एक गड्ढा होता है, उसमें एक कैविटी होती है जिसका नाम होता है सेला टर्सिका। इस गड्ढे के अंदर ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद रहता है, ठीक है। इतना सिंपल बात है, आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है स्फीनॉइड बोन में, मिडिल क्रेनियल फोसा में, स्फीनॉइड बोन के मिडिल क्रेनियल फोसा में एक गड्ढा है जो कि सेला टर्सिका कहलाता है, तो उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है। इतना नहीं याद हो रहा, सिंपल शब्द में ध्यान रखो कि पिट्यूटरी ग्लैंड स्फीनॉइड बोन के अंदर एक कैविटी होती है जिसका नाम होता है सेला टर्सिका, उसमें मौजूद होता है, ठीक है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरीके का होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो कौन कौन से हॉर्मोन्स को सिंथेसाइज एंड सिक्रीट करती है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, गोनैडोट्रोपिन्स जैसे कि LH, FSH एंड प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन करती है, GH, TSH, ACTH, LH, FSH एंड प्रोलैक्टिन। इसके अलावा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? इट स्टोर्स एंड सिक्रीट, ठीक है। सिंथेसाइज करने का मतलब ये बन रहे हैं वहीं पे, ठीक है, बन भी वहीं से रहे हैं और रिलीज भी वहीं से हो रहा है, फिर डिस्चार्ज भी वो लोग वहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है क्या है? ये क्या करता है? सिक्रीट करता है और स्टोर करता है, ठीक है, बनाता नहीं है, ये सिक्रीट करता है और स्टोर करता है। खाली सिक्रीट करने का माने रिलीज कर रहा है, ठीक है, भेज रहा है, बाहर निकाल रहा है और जमा करके रख रहा है, बस यही काम है, बना खुद नहीं रहा ये, ठीक है। तो ये कौन से दो हार्मोन्स को स्टोर एंड सिक्रीट करता है? ADH हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन है, ADH वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। बाकी के GH, TSH, LH, FSH, प्रोलैक्टिन है, ACTH है, ये सब कौन बना रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी बना रही है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजीज दैट इज हाइपर पिट्यूटरिज्म। हाइपर शब्द का मतलब होता है बढ़ा हुआ, मोर, ठीक है। पिट्यूटरिज्म का मतलब हम समझ गए कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड बात हो रही है। तो इसमें हाइपर पिट्यूटरिज्म का मतलब ही यही हो गया कि जिसमें प्राइमरी हाइपर सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, ठीक है, पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से ये चीज़ देखने को मिलती है। तो हाइपर पिट्यूटरिज्म का मतलब हो गया जब पिट्यूटरी के जो भी हॉर्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ अब वहाँ पे एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से पिट्यूटरी या तो बहुत ज़्यादा बना रहा है, बहुत ज़्यादा रिलीज़ करा रहा है, ठीक है। तो वो क्या एबनॉर्मेलिटी होती है? ज़्यादातर देखा गया है कि जो मेन कारण है वो ऐसा इसलिए है कि ज़्यादा हार्मोन्स निकल रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पिट्यूटरी का एडिनोमा देखने के लिए मिला है, पिट्यूटरी का एक कैंसर हो गया वहाँ पे, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या आएंगे वो ध्यान रखेंगे। सिम्टम्स में हिरुटसिडिज्म यानी कि बॉडी पे अनवांटेड हेयर्स बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है, फेशियल हेयर स्पेशली। इसके अलावा विजुअल लॉस देखने में मतलब उसको विजुअल फील्ड लॉस हो जाएगा, माने उसको अच्छे से साफ दिखाई नहीं देगा, डबल विजन हो जाएगा, हर चीज़ दो दो दिखाई देगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा? एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, लेथार्जी, हमेशा आलस से भरा रहेगा, हेडेक होगा उसको, ठीक है, मसल वीकनेस उसमें देखने के लिए मिलेंगी। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। हिरुसिडिज्म और विजुअल लॉस है, एक्सेसिव स्वेटिंग है, लेथार्जी, हेडेक, मसल वीकनेस, ये सारी चीज़ें। 4 कॉमन सिम्टम्स जो आपको हाइपर पिट्यूटरी के देखने के लिए मिलेंगे, हाइपर पिट्यूटरिज्म के, यानी कि देखो जो भी हार्मोन सिक्रीज हो रहे हैं, हाइपर पिट्यूटरिज्म का मतलब ही यही है कि ज़्यादा बन रहा है ना वो,
ठीक है। तो अब बनाएगा क्या ज़्यादा, ऑब्वियसली वो बनाएगा जो हार्मोन्स है वहाँ पे। तो एक तो प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो इसमें बोला है 4 जो मोस्ट कॉमन टाइप के हाइपर पिट्यूटरिज्म होते हैं। पिट्यूटरिज्म के ये टाइप्स दिए हुए हैं। पहला होता है प्रोलैक्टिनोमा, जिसमें प्रोलैक्टिन हद से ज़्यादा बनता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो होती है वो कहलाती है कॉर्टिकोट्रोपिनोमा, कुशिंग डिजीज़ भी इसी को कहते हैं। और इसमें ACTH एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा बन रहा है। तीसरा कंडीशन हो सकता है जो कि होती है सोमैटोट्रोपिनोमा, जिसमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बन रहा है, इससे डिजीज़ होगी जिसका नाम होता है जाइजेंटिज्म, ठीक है। इसके अलावा फिर चौथा जो है वो होता है थायरोट्रोपिनोमा, TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो 4 टाइप के हाइपर पिट्यूटरिज्म होते हैं, प्रोलैक्टिनीमिया, कॉर्टिकोट्रोपिनोमा और सोमैटोट्रोपिनोमा एंड थायरोट्रोपिनोमा, ठीक है। नोमा नोमा है माने कि सब जगह कुछ ना कुछ कैंसरस टाइप की ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा सिक्रीट होती है। अब एक एक करके ना इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है जो कि देखेंगे हम। सबसे पहले बात करी जा रही है जाइजेंटिज्म की। तो जाइजेंटिज्म में क्या है कि ऑल्सो नोन एज जाइंटिज्म, इसमें एक्सेसिव ग्रोथ एंड हाइट देखने के लिए मिलती है, ठीक है। एवरेज जितनी होती है व्यक्ति की हाइट उससे बहुत ज़्यादा लंबे ये व्यक्ति होते हैं। यही जो डिजीज़ है वो जाइजेंटिज्म कहलाती है। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो कहाँ से बन रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से बन रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो ऑब्वियसली जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो हाइट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, जाइजेंटिज्म रिफर्स टू एबनॉर्मली हाई लीनियर ग्रोथ due to excessive action of insulin like factor IGF-1 while epiphyseal growth plates are open during the childhood, ठीक है। तो साधारण सिंपल बात इतनी ध्यान रखें कि इसमें क्या होता है ना, जो एपीफाइजियल ग्रोथ प्लेट होती है, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, एपीफाइजियल ग्रोथ प्लेट क्या होती है, बोन का वो पर्टिकुलर एरिया जो कि ग्रो करता है, जिसकी वजह से बोन ग्रो करती है, ठीक है। तो क्या होता है, चाइल्डहुड में ये चीज़ ओपन रहती है, एपीफाइजियल ग्रोथ जो है चाइल्डहुड में होती रहती है, ठीक है। तो क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन क्या है, बचपन से ही ज़्यादा है, तो ये वो जो ग्रोथ हार्मोन है वो एपीफाइजियल बोन पे एक्ट करता है और हाइट जो है और ज़्यादा बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। एक्सेसिव एक्शन ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इसमें बस एग्जाम्पल के रूप में बताया है कि ये ग्रोथ फैक्टर होता कैसा है, क्या नाम है इसका, तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF इसका नाम होता है, ठीक है। और ये एक पॉइंट हो गया। फिर एक पॉइंट होता है, दूसरी डिजीज़ होती है जिसको कहते हैं एक्रोमेगैली, ठीक है। एक्रोमेगैली होती है इज़ द सेम डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये भी एक ग्रोथ फैक्टर का डिसऑर्डर है, बट आफ्टर द ग्रोथ प्लेट कार्टिलेज फ्यूजेज इन द एडल्टहुड, ठीक है। मतलब जो आपको जाइजेंटिज्म है वो बच्चों में देखने के लिए मिलेगा, एक्रोमेगैली जो है आपको बड़ों में देखने के लिए मिलेगी। जाइजेंटिज्म में भी यही है, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एपीफाइजियल प्लेट्स बच्चों की हैं, मतलब अभी खुली हुई हैं तो ग्रोथ अलाउ कर रही हैं, तो बहुत ग्रो कर रहा है। लेकिन एक्रोमेगैली क्या है, एडल्ट्स में देखने के लिए मिल रही है, तो इसमें ऑलरेडी एपीफाइजियल जो प्लेट ग्रोथ प्लेट है वो चीज़ बंद होगी, तो वो आपको थोड़ा अलग वे से देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ इन दोनों की फ़ोटो, जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगैली की। ये जो लंबा वाला व्यक्ति है ना, ये है जाइजेंटिज्म का, ठीक है। जो छोटा वाला व्यक्ति है वो नॉर्मल इंसान है, ठीक है। ये हो गया। एक देखिए कुछ इस तरीके का, ये कुछ इस तरीके का ये दिखाई देगा।
पर्सन विद एक्रोमेगैली एंड नॉर्मल पर्सन, ठीक है, इस तरीके का ये है। इन शॉर्ट दोनों एक ही जैसे दिखते हैं ये। जाइजेंटिज्म बोलो या एक्रोमेगैली बोलो, बस अंतर यही है कि एक्रोमेगैली बड़ों में होगा, जाइजेंटिज्म बच्चों में होगा, ठीक है। और इसकी कोई ऐसी इमेज तो नहीं दिख रही है, तो ये देख लीजिए, एक्रोमेगैली एंड जाइजेंटिज्म यही है दोनों चीज़ें। तो ये सारा हमारा पॉइंट फिनिश होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट विथ पैगवीसोमेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर पीडियाट्रिक जाइजेंटिज्म। ये आपको इतना करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि ट्रीटमेंट वाला पोर्शन आपको नहीं करना है, तो ये आप छोड़ दीजिए। बस ये ना पैगवीसोमेंट जो ड्रग है वो बेसिकली ये जो जाइजेंटिज्म है उसको ठीक करने के लिए यूज़ की जा सकती है इन पीडियाट्रिक जाइजेंटिज्म। बस ये आप ना भी करें तो भी चलेगा, इसे स्किप कर दें, करने की ज़रूरत नहीं है इसे, ठीक है। सेकंड ये हमने पढ़ा अबाउट जाइजेंटिज्म, ठीक है। अब थर्ड सेकंड जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट थायरोट्रोपिनोमा, माने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, टीएसएच बनता है पिट्यूटरी से, वो जाके थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा, तब थायराइड ग्लैंड जो है अपने हार्मोन T3 T4 निकालेगा और फिर बॉडी पे सारे फंक्शंस होंगे। लेकिन अब जब पहले ही जो हेड मास्टर है यानी जो टीएसएच है वही जब बहुत ज़्यादा निकल रहा है, माने वो थायराइड को भी बहुत ज़्यादा ओवर काम करवाने के लिए मजबूर कर देगा, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि पिट्यूटरी ट्यूमर होता है जिसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, ठीक है। और यही जो ट्यूमर होता है पिट्यूटरी में जो टीएसएच बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, इसी का नाम होता है थायरोट्रोपिनोमा। एक्सेस अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन कॉजेज हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। इसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म नाम की डिजीज़ हो जाती है। ट्रीटमेंट यही है कि आपको इसको सर्जिकली रिमूव आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट हमें मेन ध्यान रखना है दैट इज़ अबाउट कुशिंग सिंड्रोम, जो कि क्या होता है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। कुशिंग डिजीज इज द डिजीज कॉज्ड ऑफ कुशिंग सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय, ध्यान रखेंगे इसमें होता क्या है, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। बस इतना पॉइंट आपने मेन ध्यान रखना है कि इसमें ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। और इसके अलावा ना देखो क्या है कि जो थायरोट्रोपिनोमा है उसकी वजह से एक डिजीज़ हो रही है जिसका नाम होता है थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म। वो तो हम लोग थायराइड वाले टॉपिक में अलग से देखते हैं। लेकिन जो ये कुशिंग सिंड्रोम है, ठीक है, कुशिंग डिजीज़ है, कुशिंग डिजीज़ में किस तरीके के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं वो आप लिख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, नोट डाउन करिए। ऑल्दो ये जो कुशिंग डिजीज़ है ना वो एक तरीके का एक रेयर डिजीज़ है, ठीक है, इतना आसानी से ये मिलता नहीं है। तो ये जो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है ना ये क्या करता है, कॉर्टिसोल बनाता है, ठीक है, कॉर्टिसोल बनाता है। और कॉर्टिसोल में देखो ये जो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है ये क्या काम करता है जाके एड्रीनल ग्लैंड पे, ठीक है। जैसे थायरोट्रोपिन क्या थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, इसी तरीके से ये एड्रीनल ग्लैंड पे काम करता है। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है, किडनी के ऊपर मौजूद होता है। तो ये जाके काम करेगा एड्रीनल ग्लैंड पे, एड्रीनल ग्लैंड फिर बनाता है कॉर्टिसोल, ठीक है। और कॉर्टिसोल का क्या फंक्शन होता है कि बेसिक बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट कराता है, ग्लूकोज प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो लिख लो फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल इज इक्वल टू रेगुलेट ग्लूकोज प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। लिख लिया, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज
प्रोटीन एंड फैट, ठीक है, इन सब का मेटाबॉलिज्म वो एक तो रेगुलेट करता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कॉर्टिसोल के फंक्शन के बारे में। सेकंड पॉइंट ये, एक तो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स में यूज़फुल है, ठीक है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स कैसे कि बॉडी की हेल्प करता है किसी भी प्रकार के इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस में, ठीक है। हेल्प बॉडी रिस्पॉन्ड टू फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन करता है। थर्ड पॉइंट इज मेंटेन बीपी, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 इज रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। ये सब खैर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज मॉड्यूलेट्स इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, मॉड्यूलेट्स इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी ये सहायक है। एंड सिक्स पॉइंट लिखेंगे कि हेल्प्स रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे इसके फंक्शन होते हैं। ये तो इसके साधारण फंक्शन है, ठीक है। अब मैं इसका वो बताऊं, जैसे मैंने बोला कि इसके ना, एक तो आपने फंक्शन में 6 पॉइंट लिखे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए रेगुलेशन, सॉरी, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट लिखो, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। नंबर 2 डिक्रीजेस इम्यून सिस्टम, डिक्रीजेस इम्यून सिस्टम। पॉइंट नंबर 3 aids in AIDS, aids in fat, protein and कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, माने उनका मेटाबॉलिज्म फटाफट डाइजेशन कराने में सहायक। चौथा पॉइंट लिखेंगे मेंटेन ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्शन। जैसे मैंने ऊपर बताया था ना कि ये क्या कर रहा है, मेंटेन बीपी, माने कि बीपी में क्या कर रहा है, तो बीपी को बढ़ा रहा है इन शॉर्ट, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट कर रहा है ब्लड वेसल को, बढ़ाएगा। और पांचवा ये भी है कि ये रेगुलेट करता है क्या, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को, रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। बस इतना आपने ध्यान रखना है और मोर देन इनफ है ये। अब क्या है सुनिए, ये आपने सारा कॉर्टिसोल का फंक्शन लिखा, कॉर्टिसोल का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट लिखा। अब लिख लो कॉर्टिसोल बनता कहाँ से, कॉर्टिसोल बनता है एड्रीनल ग्लैंड ऑफ द किडनी से, ठीक है। और उन एड्रीनल ग्लैंड पे काम करने वाला होता है ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो अब जब ये बहुत ज़्यादा बन रहा है, जब ये बहुत ज़्यादा बन रहा है तो ये किस पे ज़्यादा काम करेगा, एड्रीनल ग्लैंड पे ज़्यादा काम करेगा। जब वहाँ ज़्यादा काम करेगा तो ऑब्वियसली कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा निकलेगा ना, तो कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा निकलेगा तो जो भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ब्लड शुगर हाईली रेज्ड, इम्यून सिस्टम बिल्कुल लो, ठीक है, बहुत जल्दी डाइजेशन हो जा रहा है, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट रह रही है तो बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रह रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस तो कुछ नहीं, बट आपको इसके फिर दिक्कत समझ आ जाएगी। तो पेशेंट में क्या दिक्कत मिलेगी कि ब्लड शुगर हमेशा बढ़ा हुआ है, इम्यून सिस्टम हमेशा कम है, तो माने उसको इन्फेक्शन बहुत हो रहा है, ठीक है, प्लस क्या हो रहा है, उसका बीपी बहुत रेज्ड है। तो इस तरीके के कुछ फंक्शन मतलब सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ना तो यही सारे जो सिम्टम्स हैं ना आपको इसमें भी मिलेंगे कुशिंग डिजीज़ में, ठीक है। तो आप लिख लो कुशिंग डिजीज़, कुशिंग डिजीज़ सिम्टम्स, कुशिंग डिजीज़ सिम्टम्स क्या होते हैं नोट डाउन करेंगे। पहला होता है हाइपरटेंशन, पहला होता है हाइपरटेंशन, ठीक है, रेज्ड बीपी। सेकंड इज़ डायबिटीज़, क्यों, क्योंकि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बाकी बेसिक पॉइंट्स हैं, उसको ना ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस माने कि वीक हो जाती है बोन इन शॉर्ट, ठीक है। इसके अलावा उसको सारा टाइम फटीक रहता है, थकान रहती है, ठीक है। और ये क्या कर रहा था, कॉर्टिसोल स्लीप एंड वेक साइकिल को भी रेगुलेट कर रहा था, तो उसको क्या हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद ही नहीं आ रही है उसको, ठीक है। और बाकी फीमेल्स के केस में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाता है, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। इस तरीके की कुछ चीज़ें जो है आपको देखने के लिए मिलेंगी। और हाँ, एक और पॉइंट है कि इसमें ना
सिटिज्म यानी कि एक्सेस बॉडी हेयर भी शरीर में देखने के लिए मिलते हैं, एक्ने देखने के लिए मिलता है शरीर में, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेंगी। प्लस इसमें ना, क्योंकि ये क्या कर रहा था, फटाफट फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कर रहा था, बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा था, तो इसमें ना भयंकर रूप से बॉडी वेट गेन होगा, ठीक है। तो नोट डाउन करेंगे, वेट गेन होगा इसमें। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मून फेस, ठीक है, राउंड मून फेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इन केस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज। ये देखो इस तरीके का, कैसा मुंह इसका फूला हुआ है, आपको दिख रहे हैं मुंह में कितने सारे बाल हैं, एक्ने है, ठीक है। दिस इज अ टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, कुशिंग डिजीज, ठीक है। ये है कुशिंग डिजीज। इसमें एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कॉर्टिसोल शरीर में ज़्यादा हो गया है, तो ये सारे लक्षण। इस व्यक्ति को हाइपरटेंशन भी होगा, इसको डायबिटीज़ भी होगा, इसको थकान होगी, नींद नहीं आएगी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, सारी चीज़ें होंगी इन केस ऑफ कुशिंग डिजीज़, ठीक है। तो ये सब आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गया, मैंने आपको पूरा कुशिंग डिजीज़ के बारे में डिटेल में बताया। जो मैंने डिक्टेट किया है वो सभी कुछ आप ऐड ऑन कर लेंगे, इसमें कम दिया हुआ है बट मैंने आपको नोट डाउन कराया है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कुशिंग डिजीज़। तो इसके ट्रीटमेंट यही है कि आपको क्या करना पड़ता है कि सर्जिकली आप जो ये ग्लैंड बढ़ गया है ना, ट्यूमर हो गया, उसको काट के हटा दो और बाकी रेडिएशन थेरेपी दे दो। ट्रीटमेंट वाला पॉइंट अभी के लिए आप नहीं भी याद करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चौथा जो पॉइंट आपने ध्यान रखना है, चौथा पॉइंट है क्या कि प्रोलैक्टिनोमा। इसमें क्या होता है, प्रोलैक्टिन को बनाने वाला जो एरिया है पर्टिकुलरली, वो उसका एडिनोमा हो जाना, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोलैक्टिनोमा इज अ बेनाइन ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये साधारण है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फंक्शनिंग पिट्यूटरी ट्यूमर, ठीक है। ये जो है प्रोलैक्टिनोमा जो है मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, अब जब प्रोलैक्टिनोमा हो जाएगा ना किसी को, तो क्या होगा कि एक तो ब्लड में प्रोलैक्टिन का लेवल, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ब्लड में बहुत हाई लेवल में पाया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो ट्यूमर मौजूद है ना, वो ट्यूमर क्या करेगा, उसके आसपास के सराउंडिंग टिश्यूज़ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलेंगी। और आप प्रोलैक्टिनोमा के सिम्टम्स नोट डाउन करें ज़रा। ठीक है, प्रोलैक्टिनोमा में एक तो बस आपने कॉमन सिम्टम्स बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। प्रोलैक्टिनोमा में सिम्टम्स लिखो। विमेंस के केस में, विमेंस में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ लिखिए, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। पीरियड्स ना उसके आएंगे ही नहीं, एमेनोरिया हो जाएगा उसके केस में। एब्सेंट ऑफ मेंसेस, क्यों, क्योंकि जब लैक्टेशन का, ये प्रोलैक्टिन क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग है ना। तो जब क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद, आपने इवन 12th क्लास में पढ़ा होगा, प्रेगनेंसी के बाद जो लैक्टेशन का पीरियड होता है वहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई रहता है, तो उस टाइम पे पीरियड्स एब्सेंट रहता है, ठीक है, पीरियड्स नहीं होते, तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ इनमें मिलेगा। इन फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी, नोट डाउन करो, इनफर्टिलिटी रहेगा। और इसके अलावा ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस, ब्रेस्ट कैसी होंगी, टेंडर होंगी, टेंडरनेस है, टच करने पे पेन, और ब्रेस्ट में एनलार्जमेंट मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे भी क्या है, एक्सेसिव फेशियल हेयर, जिसको हिरुसुडिज्म कहते हैं, वो चीज़ देखने के लिए मिलेगी। मैन में लिखिए क्या लक्षण देखने के लिए मिलेंगे, मैन में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मिलेगा मैन में। इसके अलावा क्या मिलेगा, इनफर्टिलिटी मिलेगा मैन में भी, नोट डाउन करिए, इनफर्टिलिटी, ठीक है। और प्लस जो मेल में अलग मिलेगा वो मिलेगा गाइनेकोमेस्टिया, मेल्स में जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो बढ़ा हुआ रहेगा काफ़ी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा रिड्यूस्ड मसल मास इन केस ऑफ मैन, रिड्यूस्ड मसल मास इन केस ऑफ मैन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये सारे इसके लक्षण हो गए किसके, प्रोलैक्टिनोमा के। जब प्रोलैक्टिनोमा के कारण क्या होगा, प्रोलैक्टिन ब्लड में हाई रहेगा, जब प्रोलैक्टिन इतना हाई रहेगा ब्लड में तो क्या रहेगा, हाई प्रोलैक्टिन की वजह से ये सारे लक्षण आएंगे जो मैंने अभी आपको नोट डाउन कराए हैं, ठीक है।
सो ये पूरा था। बाकी इसमें ट्रीटमेंट में आपको ज़्यादा उतना करने की कुछ ज़रूरत नहीं है आपके लेवल पे। सेकंड ईयर में पैथोलॉजी के लेवल पे आपको इतना नहीं करना है, ट्रीटमेंट पे ध्यान ना दें। याद हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। हाइपर पिट्यूटरिज्म है जिसमें जैसे प्रोलैक्टिनोमा हो गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेडिकल मैनेजमेंट इसमें चलता है, तो आपको प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को सप्रेस करने वाली दवाइयाँ ऑब्वियसली उसको देनी पड़ेंगी। जाइजेंटिज्म के ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करने वाली दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। कुशिंग डिजीज़ में क्या करना पड़ेगा, सर्जिकली वो ट्यूमर को रिमूव आउट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। तो हमने पढ़ लिया ये पूरा डिटेल में अबाउट हाइपर पिट्यूटरिज्म। अब हम पढ़ेंगे हाइपो पिट्यूटरी के बारे में। तो हाइपर पिट्यूटरी में, हाइपो पिट्यूटरी में क्या आपको ध्यान रखना है, हाइपो माने कम, ठीक है, पिट्यूटरी इज रिलेटेड टू पिट्यूटरी ओनली। हाइपो पिट्यूटरिज्म इज द डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ 1 और मोर देन 8 हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी 8 हार्मोन बनाता है, 5 बनते हैं उधर एंटीरियर से, 2 बनते 8 बनाते हैं ना, तो उधर एंटीरियर वाले से बनते हैं 6 हार्मोन्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी एंड 2 बनते हैं पोस्टीरियर से। पोस्टीरियर से कौन से बनते हैं, एडीएच बनता है, वैसोप्रेसिन, और दूसरा बनता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। बाकी के बाकी जो 6 हैं सब LH FSH है, ACTH हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, वो सब के सब कहाँ से बनेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो इन 8 में से अगर एक भी कम हो जाएगा तो वो कंडीशन आ जाएगी हाइपोपिट्यूटरिज्म के अंदर। तो इसमें होता क्या है कि डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ वन स्पेसिफिक पिट्यूटरी हार्मोन एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेलेक्टिव हाइपोपिट्यूटरिज्म। इसमें क्या होता है, इफ़ देयर इज डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ मोस्ट ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन, तब इसको कहेंगे पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पैन जो शब्द है ना, PAN, इसका मतलब होता है कंप्लीट, टोटल, ठीक है। और यही बोल रहे हैं कि हो सकता है ये 8 में से 7-8, मतलब जैसे 8 है, 8 में से 6 या 7 कम बन रहे हो, या 8 के 8 ही कम बन रहे हो, तो इस तरीके की कंडीशन है जिसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स कम बन रहे हैं इकट्ठे, तो वो चीज़ कहलाती है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। और जब केवल एक ही हार्मोन है जो कि कम बन रहा है, बाकी ठीक बन रहा है, तो वो कंडीशन कहलाती है सेलेक्टिव हाइपोपिट्यूटरिज्म। सिम्टम्स क्या आएंगे, अब जो हार्मोन कम है उसके हिसाब से आएंगे। जैसे ग्रोथ हार्मोन अगर कम होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, मसल मास कम रहेगा, सेंट्रल ओबेसिटी रहेगी पेशेंट में, और इम्पेयर्ड अटेंशन एंड मेमोरी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ चिल्ड्रन जो है ग्रोथ रिटार्डेशन होगा और बच्चे शॉर्ट स्टेचर्ड रहेंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए TSH जो है कम है वहाँ पे, ठीक है, TSH कम हो रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। अब हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या लक्षण आएंगे पेशेंट में, थायराइड ही कम। जब सोचो जो हेडमास्टर है वही नहीं है, तो अब जब मेन नहीं बन रहा तो वो क्या जाके थायराइड को बोलेगा। जब बहुत सारे बन रहे थे तो वो ज़्यादा काम करा रहे थे, अब बहुत कम बन रहे तो वो काम ही नहीं कराएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बराबर मात्रा में बनने चाहिए। तो TSH क्या करेगा, डेफिशिएंसी करा देगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। इसके लक्षण क्या आएंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म में टायर्डनेस होगा, इंटॉलरेंस टू कोल्ड हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, वेट गेन है, हेयर लॉस है, स्लो थिंकिंग हो जाएगी, ठीक है, स्लो हार्ट रेट हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इस तरीके के लक्षण देखने के लिए मिलेंगे इन चिल्ड्रन। हाइपोथायरॉयडिज्म, बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्या होता है, डिलेड ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। और इन बॉर्न्स में अगर जो मतलब अभी पैदा नहीं हुए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है तो उसमें क्रेटिनिज्म नाम की जो डिजीज़ है वो होती है। क्रेटिनिज्म में क्या होता है कि इसमें फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से विकास पूरी तरीके से होता नहीं है बच्चे का, तो ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अब बात आती है अगर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली एड्रीनल ग्लैंड भी प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड कॉर्टिसोल्स जैसे हार्मोन जो है वो सब भी कम बनेंगे, ठीक है। अब ये सब अगर कम बन रहे तो इनकी वजह से लक्षण कैसे आएंगे, थकान होगी, फटीक होगा, वेट लॉस, जो भी आपने बढ़ने पे लक्षण देखे थे उसके उल्टे यहाँ पे फटीक होगा, वेट लॉस होगा, ठीक है। फेलियर टू थ्राइव माने बच्चा फिजिकली एंड मेंटली ग्रो नहीं करता, ठीक है, डेवलपमेंट बच्चे का नहीं हो पाता, डिलेड प्यूबर्टी रहती है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो माने कम, ग्लाइसीमिया, ग्लाई माने ग्लूकोज, ईमिया माने ब्लड, हाइपोग्लाइसीमिया माने डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। एनीमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपो माने कम, नेट्रीमिया इज फॉर
नेट माने सोडियम, ठीक है, ईमिया माने ब्लड, तो सोडियम का लेवल कम हो जा रहा है ब्लड में, तो इस तरीके के लक्षण देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। द ऑनसेट इज अब्रप्ट, एकदम से कभी भी हो सकता है ये, ठीक है। कोलैप्स, शॉक, वॉमिटिंग में अगर कई बार, ये सारी चीज़ें, कोलैप्स माने बच्चे डेथ हो सकती है व्यक्ति की, शॉक में जा सकता है वो, ठीक है, वॉमिटिंग हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। और ACTH डेफिशिएंसी सिमिलर टू प्राइमरी एडिसन डिजीज़, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से एडिसन डिजीज़ होती है, और जब ये कॉर्टिसोल लेवल जब बढ़े हुए रहते हैं तो कुशिंग डिजीज़ होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है कि इसमें LH हार्मोन या FSH हार्मोन की कमी हो सकती है। तो अगर LH FSH कम होगा तो मैन और वुमेन दोनों में अलग अलग लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। अगर LH FSH महिलाओं में कम होगा तो उसमें ओलिगो या फिर एमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, ये दिखेगा। ओलिगोमेनोरिया माने डिक्रीज्ड मेंसेस, ठीक है, डिक्रीज मेंसेस। डिक्रीज ऐसे भी हो सकता है कि क्या है कि अमाउंट में कम आना, मतलब जो ब्लीडिंग है वो कम हो रही है, ओलिगोमेनोरिया, ठीक है। या फिर शॉर्ट इंटरवल्स पे आ सकते हैं, एक्चुअली शॉर्ट इंटरवल्स पे नहीं, ओलिगोमेनोरिया माने काफ़ी लंबे समय तक पीरियड ही नहीं आ रहे हैं, 2 महीने 3 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो काफ़ी कम आ रहे हैं, स्कैंटी आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, दैट इज़ ओलिगोमेनोरिया। एमेनोरिया कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पीरियड्स, हो ही नहीं रहे हैं। इनफर्टिलिटी माने इनफर्टिलिटी, ठीक है। इसके अलावा ये महिलाओं में होगा। पुरुषों में क्या लक्षण देखने के लिए मिलेंगे? डिक्रीज LH एंड FSH हार्मोन के, उनके फेशियल हेयर्स, ठीक है, स्क्रोटल में हेयर्स, और ट्रंक के एब्डोमिनल रीजन में जो हेयर्स हैं वो सब जो है झड़ने लगते हैं। इसके अलावा क्या होता है? मसल मास उनका डिक्रीज हो जाता है, एनीमिया उनको हो जाता है। बोथ द सेक्सेस, और दोनों में क्या देखने के लिए? डिक्रीज्ड इन लिबिडो, ठीक है, ये लॉस ऑफ सेक्सुअल फंक्शंस। इसके अलावा इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज वीकनिंग ऑफ बोन, ठीक है, ये सारे लक्षण सब में दिखेंगे। अब क्या होता है? प्रोलैक्टिन मान लीजिए कम है, तो प्रोलैक्टिन का रोल तो ब्रेस्ट फीडिंग में, मिल्क प्रोड्यूसिंग है, तो ऑब्वियसली प्रोलैक्टिन कम बन रहा है, तो इनेबिलिटी टू ब्रेस्ट फीड, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा ADH जो है वो क्या करता है कि डायबिटीज़ इंसिपिटस, इसकी वजह से एक डिजीज़ होती है, यह भी यहाँ पे अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ऑक्सीटोसिन की कमी की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन मेनली क्या है, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ही होता है, तो इसके ज़्यादा कुछ लक्षण दिखेंगे नहीं अनटिल अनलेस कि चाइल्ड बर्थ या ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम ना हो, ठीक है। बाकी फिर अगेन वो ये ट्रीटमेंट जिसकी कमी हो रखी है वो चीज़ आपको देनी पड़ेगी। ग्रोथ हार्मोन की कमी है, ग्रोथ हार्मोन तो थायराइड की कमी है तो लिवोथायरॉक्सिन 4, ठीक है, ये क्या होता है? आर्टिफिशियल हार्मोन है, तो ये देना पड़ेगा। कॉर्टिसोल की कमी है तो आप स्टीरॉयडल ड्रग्स दीजिए, स्टीरॉइड्स दो, ठीक है। हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसिलोन मार्केट में आसानी से मिलने वाली ड्रग्स होती हैं, ठीक है। मतलब बहुत, अभी आप जब फाइनल ईयर में जाएंगे काय चिकित्सा OPD में तो देखेंगे पर्चे में बहुत लोगों के लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेक्स हार्मोन्स की बात करें तो टेस्टोस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, जिसकी कमी है वो दो, और ADH की कमी है तो आपने डेस्मोप्रेसिन देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया हुआ था ना कि एंटी डायरेटिक हार्मोन की वजह से क्या होता है? डायबिटीज़ इंसिपिटस हो जाता है, तो उसके बारे में अब यहाँ पे बताएंगे। 2 तरीके के डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिटस, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो पेनक्रियाज की वजह से होता है, जिसमें इंसुलिन के लेवल में कुछ ना कुछ गड़बड़ आती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ नाम की बीमारी होती है। अब ये जो डायबिटीज़ इंसिपिटस है, ये ना पिट्यूटरी की दिक्कत की वजह से होती है, हाइपो पिट्यूटरी की वजह से ये होता है। और इसमें आपको डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या देखने के लिए मिलेगा कि एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सट्रीम थर्स्ट, एज वेल एज देखो क्या होता है ना, डायबिटीज़ में 3 लक्षण होते हैं मेन: पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया बहुत ज़्यादा यूरिनेट करता है पेशेंट, पॉलीफेजिया बहुत ज़्यादा उसे भूख लगती है, सारा टाइम खाता रहता है, पॉलीडिप्सिया बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगती है, ठीक है। तो ये 3, क्योंकि यहाँ पे ये 2 लक्षण दिख रहे हैं, एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव थ्रस्ट, इसीलिए इसका नाम डायबिटीज़ इंसिपिटस भी पड़ा है। और एज अ रिजल्ट क्या होता है ना, ADH जो होता है, पहले तो ना मैं आपको बताती हूँ, आप एक काम करिए, ADH जो हार्मोन है, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसको नोट डाउन करो, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स में लिखा रही हूँ, लिखो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
ADH का ही दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। इसके फंक्शंस लिखेंगे हम बेसिकली, ठीक है। फंक्शंस लिखेंगे तो आपको डायबिटीज़ इंसिपिडस अपने आप समझ आएगा। नोट डाउन करो। फंक्शन नंबर 1, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। नाम में ये देखो, एंटी डायूरेटिक। डायूरेटिक माने कि जो यूरिन में निकाले चीज़ों को, लेकिन ये क्या है, एंटी डायूरेटिक यानी निकलने नहीं दे रहा। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो, एक तो इसका काम होता है, ठीक है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है जिससे क्या होता है, यूरिन लिख लो, वाटर रीअब्जॉर्प्शन लीडिंग टू यूरिन आउटपुट डिक्रीज, ठीक है। डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट ये कराता है। सेकंड पॉइंट, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन करता है। अब आप खुद ही समझ जाएंगे, जब पानी को नहीं निकलने दे रहा, बॉडी में ही रिटेन करा है, तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहा होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के काम आ रहा होगा ये, ठीक है। लिखो। सेकंड पॉइंट इज बीपी रेस करता है। थर्ड पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, स्पेशली कौन से दो इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम एंड पोटेशियम। नोट डाउन करेंगे, सोडियम पोटेशियम का लेवल मेंटेन करवाता है। चौथा पॉइंट क्या है, थर्स्ट रेगुलेट करता है। थर्स्ट रेगुलेशन भी इसी के द्वारा होता है, ठीक है। कभी उसे लगे कि बीपी, ये ना हमारी बॉडी में वैसे भी नॉर्मली भी काम कर ही रहा होता है, कभी भी ऐसे लगता है उसको कि बॉडी का जो वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम है, बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम एक्चुअली वो कम हो रहा है, तो ये सिग्नल भेजता है ब्रेन में और फिर हमें प्यास लग जाती है, ठीक है, साधारण सिंपल भाषा में। और आपने इसका पूरा फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में पढ़ रखा होगा डिटेल में, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं कि इसका ना रेगुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो नोट डाउन कर लो। रेगुलेशन, या एक काम करो, पहले लिखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एडीएच। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एडीएच लिखिए। पहला पॉइंट, एडीएच बाइंड टू V2 रिसेप्टर्स इन, लिखो वी, एडीएच बाइंड टू V2 रिसेप्टर्स, V2 रिसेप्टर्स इन द रीनल कलेक्टिंग डक्ट एंड इंक्रीजेज वाटर परमिएबिलिटी, एंड इंक्रीजेज वाटर परमिएबिलिटी, ठीक है। यानी पानी को ये ज़्यादा से ज़्यादा जाने नहीं देगा, वापस खींचने का काम करता है। पहला तो इस तरीके से कि कहाँ पे, कलेक्टिंग टिब्यूल पे जाके बाइंड हो जाता है तो खींच लेता है पानी। दूसरा पॉइंट लिखो, और कैसे काम करता है, एडीएच स्टिमुलेट्स एक्वापोरिन 2, एडीएच स्टिमुलेट्स एक्वापोरिन 2 वाटर चैनल्स, एक्वापोरिन 2 वाटर चैनल्स, जिसकी वजह से इन्हांसिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ADH stimulates aquaporin 2 water channels enhancing water reabsorption, ठीक है। नोट डाउन हो गया। तो माने एक्वापोरिन 2 के जो चैनल्स होते हैं उन पे, उनको स्टिमुलेट करता है और उसकी सहायता से क्या करता है, वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे मोड ऑफ एक्शन में, ADH कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल, ठीक है, थ्रू V1 रिसेप्टर। ADH कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल थ्रू V1 रिसेप्टर। तो तीन तरीक़ों से काम करता है। एक तो कलेक्टिंग टिब्यूल से सारा पानी रीअब्जॉर्ब करा लेगा, एक्वापोरिंग चैनल से रीअब्जॉर्ब करा लेगा, प्लस ब्लड को कंस्ट्रिक्ट करेगा। इन तीनों तरीक़ों से ब्लड प्रेशर रेस करता है ये, ठीक है। अब बस दैट्स ऑल। अब सीधे यहाँ पे आ जाइए, इसके मैंने इसके फंक्शन लिखा दिए, इसका मोड ऑफ एक्शन बता दिया, अब आपको आसानी से समझ आएगा। तो इसमें क्या होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सट्रीम थर्स्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है, क्योंकि कम बन रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है, तो कम बनने की वजह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं हो रहा, तो यूरिन सारा का सारा बाहर ही निकले जा रहा है। जब इतना ज़्यादा यूरिन बाहर निकल रहा है, क्योंकि यूरिन को रोकने वाला ही यही था, तो अब इतना यूरिन बाहर निकला है तो एक्सेस यूरिनेशन हो रहा है, थर्स्ट को रेगुलेट भी यही कर रहा था, तो अब एक्सेस थर्स्ट भी लग रही है। तो यही चीज़ है, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन देखने के लिए मिलते हैं आपको ईजिली इसमें, ठीक है। और विच बॉडी कैन नॉट कंजर्व मच वाटर, क्यों, इसी वजह से डिहाइड्रेशन होगा। और इसके टाइप्स होते हैं, सेंट्रल डायबिटीज़ मेलाइटस है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ मेलाइटस है। सेंट्रल तो मेनली यही हो गया कि ब्रेन से रिलेटेड ही है, ठीक है। और जेस्टेशनल वाला प्रेगनेंसी के दौरान होता है, और नेफ्रोजेनिक मेन पैथोलॉजी किडनी में है, ठीक है। इससे ज़्यादा करना नहीं है, इतना काफ़ी है। अब जैसे डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आपने क्या करना है कि ऑब्वियसली आपको फ्लूइड यहाँ पे देने पड़ेंगे, सफिशेंट फ्लूइड्स आर गिवन, और साथ ही साथ आपको बाकी डेस्मोप्रेसिन नाम की ड्रग होती है वो देनी पड़ती है, ठीक है। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन के जैसे ही काम करती है, तो वो देनी पड़ती है जिसकी कमी होती है।
और बाकी जो अंडरलाइंग कॉज है उसके हिसाब से आपने ट्रीट करना है, इतना ट्रीटमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये सारा हमने पढ़ा अबाउट पिट्यूटरी, ठीक है। ओके, थैंक यू।